विद्याभूषण जी हमारे लिए अपरिचित नाम नहीं है। इससे पहले वो गंगा यात्रा के बारे में, गंगा के बारे में और दलित अस्मिता के सवालों पे एक सामूहिक चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले चुके हैं। ये उन युवा पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में हैं जो अपने दलित आंदोलन भर की सीमाओं में नहीं, बल्कि आज के समय के जो भी प्रमुख सवाल हैं उन सब से जूझते हैं। वो चाहे पड़ोसी राष्ट्रों से रिश्ते के सवाल हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति का सवाल हो, और चाहे पर्यावरणीय सिर्फ एक सामान्य नारों तक सीमित नहीं, उसके ठोस बिंदुओं पे आधारित उत्तराखंड कैसे हो, हिमालयी राज्य कैसे हों, उसमें पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से हो, इन सब सवालों पे उन्होंने सोचा है, लिखा है और अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में वो इन सब विषयों को उठाते रहे हैं। लेकिन आज का हमारा विषय जो है सामाजिक न्याय, सामाजिक समता के सवाल पे, तो उसी सीरीज़, उसी क्रम में विद्याभूषण जी आज सामाजिक न्याय, चुनौतियां और संभावनाएं, इस विषय पे अपनी राय रखेंगे। आपका बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। देखिए, सामाजिक न्याय का प्रश्न जो है पब्लिक डिबेट में तो बहुत पुराना है, लेकिन 1990 के बाद पब्लिक डिबेट में ज़्यादा आया जब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया। लेकिन अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान सभा में उनका अंतिम वक्तव्य है 26 नवंबर 1949 को, तो उस वक्तव्य में बड़ा ऐतिहासिक उनका भाषण है, और जिसमें उन्होंने कहा कि आज हमने जो है वो हमारे को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई है, और जिसमें एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत उन्होंने कहा कि लागू हो गया है, यानी कि समाज में सब लोग जो है बराबरी के साथ वोट कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने उसमें एक बहुत बड़ा चेतावनी हम सबको दी थी, और वो चेतावनी थी कि अगर ये जो राजनीतिक एकता है या राजनीतिक बराबरी है, ये तब तक सफल नहीं हो पाएगी जब तक सामाजिक और आर्थिक जीवन में बराबरी नहीं आएगी। यानी कि राजनीतिक तौर पे हम ज़रूर एक वोट एक व्यक्ति का सिद्धांत लग सकता है, लेकिन सामाजिक जीवन में अभी भी जो है गैर बराबरी जारी है, और आर्थिक हालात भी बड़े ख़राब थे। तो उनका कहना था कि अगर सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी या सामाजिक जीवन में बराबरी नहीं आएगी, जो हमारे यहाँ जाति का सवाल था, जिसको अक्सर राजनीति में हाशिए पर रखा जाता था, या उसको केवल ये इस तरह से देखा जाता था कि जो तथाकथित बड़ी जातियों के लोग हैं वही सामाजिक न्याय करेंगे, यानी कि उनका नेतृत्व होगा, आपकी भागीदारी होगी, और हम उसमें से कुछ अच्छे लोग जो है कुछ अच्छा काम कर लेंगे, डू गुडर थिंग्स। लेकिन 90 के बाद इस पर काफ़ी बदलाव आया, और जब बाबा साहब अम्बेडकर जब तक थे तब तक वो भी जो है भागीदारी की बात करते थे। आप उस चीज़ को समझने के लिए हमें डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच के जो संवाद हैं उनको देखना भी बहुत ज़रूरी है, और उसमें किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल अपने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो उनका उसके जिसके कारण से बाद में कम्युनल अवार्ड मिला उनको, और दलितों को जो है वो सेपरेट वोटिंग का या पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, जिसके खिलाफ में गांधी जी ने आमरण अनशन किया पुणे में, और फिर आपस में समझौता हुआ, और उसके बाद बाबा साहब धीरे धीरे करके जो हमारी संविधान निर्माण की प्रक्रिया है उसमें शामिल हुए। वो एक बहुत बड़ा संविधान का जो पूरा प्रोसेस है और संविधान निर्माण की जो उसमें लोग शामिल थे, मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जो राष्ट्र के निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इन ए सेंस ये इसको मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन। ये हर समाज में जो है गैर बराबरी होती है, हर समाज में
ऊंच नीच हो सकता है, आर्थिक स्तर पे हो सकता है, कहीं पर रेशल इश्यूज़ हैं। हमारे समाज में जातिगत जो भेदभाव था बहुत ज़्यादा था। उसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक जो ये मानते ही नहीं कि भेदभाव होता है, वो बोलते हैं कि जो गरीब है वो गरीब है, जो अमीर है वो अमीर है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था कि हाँ, हमारे समाज में भेदभाव है, हमारे समाज में जो दलितों हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनके साथ में अन्याय हुआ है और उस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। तो इसलिए जो है जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई तो उसमें भी जो है प्रतिनिधित्व का सवाल आया और दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। दो प्रकार के चीज़ थे बराबरी को लाने के लिए। एक था कि संविधान में उनकी भूमिका कैसे हो और नौकरियों में आरक्षण मिले तो सरकार चलाने में उनकी भूमिका कैसी हो, और दूसरा था भूमि सुधार का। भूमि सुधार का जो एजेंडा था, मैं ये कह सकता हूँ कि उस ज़माने में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा था। मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को लेके नेहरू जी जो थे बहुत ज़्यादा जो है उनके जो राइटिंग्स, उनके जो हम लेटर्स देखेंगे तो उनकी कंट्रीब्यूशन जमींदारी रेवोल्यूशन में सबसे बड़ी है। और उसके बाद से अगर इंदिरा जी का टाइम आया जब 70s का, तो एक राष्ट्रवाद का जो राष्ट्रीयकरण हुआ चीज़ों का, वो एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है एक्चुअल में सरकार की तरफ से। मैं समझता हूँ कि जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, LIC से लेके और जो पब्लिक सेक्टर बने, ये भारतीय राष्ट्र निर्माण में और उसमें जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी बनाने के लिए एक बहुत सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं उस कंट्रीब्यूशन को शायद आज के दौर में लोग भुला चुके हैं या उसको कम आंकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण था और जिस बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध में जो है मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, शायद ये लोगों को नहीं पता है कि ये किन लोगों के कारण से, क्या कौन लोग थे वो जिनके लिए कि ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक जरूरी था और राष्ट्रीयकरण खराब था। तो फिर जो है 1990 के आते आते 89-90 में जो है मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होती हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी एक्चुअल में मोरारजी देसाई ने उस समय उनको कमीशन बनाया था बहुत प्रेशर में, दबाव में। वो कोई बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा नहीं थी कि वो आरक्षण मिले, क्योंकि मोरारजी जो है कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले के खिलाफ में पटना में रैली कर चुके थे। आप ये पूरी घटनाएं जो है अभी आती हैं। तो जब वो पूरा मंडल कमीशन को एक्सटेंशन जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया 80s में जा कर के, और फिर जब रिपोर्ट फाइनली उन्होंने सबमिट की तो वो रिपोर्ट 10 साल तक बस्ते में बंद रही। और फिर 89 में 90 में जो है अगस्त 1990 में वो 7 अगस्त 1990 को VP सिंह जी ने जो है उसको लागू किया संसद के अंदर। तो लेकिन वो मंडल के बाद जो है वो एक बिल्कुल दूसरे प्रकार का दौर आया। वो दौर था उससे केवल पिछड़ों को आरक्षण नहीं था, वो सवाल था उस दौर में जो है सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी जो है और उसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन भी जो है जुड़ गए और एक ब्रॉडर एकता की बात उस समय चलने लगी। और उस दौर में ही जो है हिंदुत्व का जो है वो अयोध्या का एजेंडा भी शुरू हुआ। आप देखें कि ये साथ साथ चला, मंडल के बाद जो है तुरंत ही उस समय वो भी शुरू हुआ था। लेकिन जब ये पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या का पूरा घटनाक्रम हुआ, फिर जब चुनाव हुए तो कमंडल की जो ताकतें थी उनको मंडल की शक्तियों ने हरा दिया था चुनाव में, पहले जो चुनाव हुआ था। और बहुत सारे जो हमारे सोशल साइंटिस्ट थे, उन लोगों का कहना था कि अगर आपको जो सांप्रदायिकता का जो जहर है उसको ख़त्म करना है तो उसमें जो जातीय अस्मिताओं को हमको आगे करना पड़ेगा। इसमें प्रोफेसर रजनी कोठारी जैसे लोग बहुत लगातार बोले कि इन शक्तियों को करना पड़ेगा। लेकिन मंडल के करीबन 25 साल बाद या 20 साल बाद, 90 में हुआ तो उसके बाद 2014-15 आ गया, तो 20 या 25 साल बाद क्या हुआ कि हिंदुत्व ने या सांप्रदायिकता के सामने जो है जो ये सारी जो बाकी अस्मिताएं हैं वो कैसे, ये क्या वो गायब हो गई या क्या उनका हाल है। क्योंकि अगर हम सामाजिक न्याय की जब बात कर रहे हैं तो आज के दौर का सामाजिक न्याय का विमर्श क्या होना चाहिए और
1990 में क्या था या 1950 में क्या था, इन तीनों में बड़ा अंतर हमको साफ दिखाई देता है। क्योंकि आज जो सामाजिक न्याय का विमर्श जब हमको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो ये भी देखना पड़ेगा कि देखिए, जो सत्ता में भागीदारी की बात है, अब रिप्रेजेंटेशन के नाम पे बार बार बात आ रही कि राष्ट्रपति भी हमारे आज आदिवासी हैं, और उससे पहले एक दलित राष्ट्रपति भी थे, फिर मंत्री भी हैं। ये सब हो रहा है और बड़ी भागीदारी बढ़ भी रही है। बीजेपी ने भी जो है बड़ी संख्या में जो है पिछड़े वर्ग के जो नेता लोग हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया है कई राज्यों में। ये सब हो रहा है एक साइड में। तो लोगों को एक बात जारी कि भाई बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिल गया, भाई सब जगह पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, पिछड़े वर्ग के नेता आ रहे हैं, सब खुश हैं लेकर के। लेकिन उसके दूसरी तरफ एक चीज़ लगातार हो रही है जो 2013 के बाद से लगातार हुआ। क्या 2013 से अभी तक सरकारी नौकरियों की स्थिति क्या है, कहाँ चली गई हैं? जो एकेडमिया में आरक्षण होता था, यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स के लिए था, एनईटी की क्या स्थिति है, वहाँ पर दलित पिछड़ों की क्या स्थिति है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि लैटरल एंट्रीज हो रही हैं, आज आईएएस बन रहे हैं लोग घुमा करके, कौन लोग वो आ रहे हैं? क्या उसमें दलित पिछड़ों की कोई है, भूमिका है, या उसमें कुछ लोग आ रहे हैं? और तीसरा सवाल कि जो हम बोलते थे कि भूमि सुधार होने चाहिए, आज तो भूमि सुधार की जगह में भूमि छीनने का जो पूरा एक प्रक्रिया चल रही है पूरे देश के अंदर। जंगलों से आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। आज शहरों को अर्बन सेंटर में देखें तो जो गरीब है वो मार खा रहा है, घरों में बुलडोजर चल रहे हैं। पूरी जो आर्थिक जो निजीकरण की जो प्रोसेस है वो एक स्पीड पे है। तो आज के दौर में जब हम बात करें कि हमारे नेताओं का प्रतिनिधित्व जो है वो संविधान सभा जो संसद है या विधानसभाओं में बढ़ गया होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये जो इन सवालों पर आखिर इतने सारे हमारे पिछड़े वर्ग के, दलितों के, या जो भी प्रगतिशील जो भी कह रहे हैं, हिंदुत्व का मुद्दे सब कुछ कहने के बाद तब भी जो है क्यों हमारी परीक्षाएं समय पे नहीं हो रही और उसमें रिजर्वेशन की क्या स्थिति है? हमारे जो जंगल है, ज़मीन है, वो काटे जा रहे हैं, वो बिल्कुल निजीकरण हो रहा है। आदिवासियों का पूरे जो उनके संसाधन, उनसे अधिकार बिल्कुल गायब है। तो मैं कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय की जब हम आप बात करेंगे तो वो उसकी चुनौती आज ज़्यादा है, और उसका विमर्श जो है 1980 या 1950 वाले विमर्श से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस विमर्श में जो है, जो बाबा साहब ने कहा था, मतलब उस समय वो कह रहे थे कि केवल जाति का सवाल नहीं है, आपके साथ में अर्थ का सवाल भी जुड़ा हुआ है। और अगर हम अपने विमर्श से जो है आर्थिक स्थिति को गायब करते हैं तो मैं समझता हूँ कि विमर्श से हम अपने को बाहर कर रहे हैं। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी चुनौती वो यही है कि सारा पब्लिक सेक्टर ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, उसकी कोई जगह नहीं बची। बैंकों का निजीकरण हो चुका है। तो जो इतनी बड़ी दलित मिडिल क्लास बनी और इंटेलेक्चुअल क्लास भी वहाँ से उभरी, उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो रिजर्वेशन की है। और जो कम से कम जो 1971 के बाद और 71 से लेके और 75 तक का जो पीरियड है, जिसके लिए इंदिरा जी को बहुत बदनाम किया जाता है, वो पीरियड एक्चुअली दलितों के हिसाब से बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया गया बड़ा फोर्सफुली। उसमें पब्लिक सेक्टर मजबूत हुई। तो पब्लिक सेक्टर अगर मजबूत हुई तो उससे रिजर्वेशन मजबूत हुआ। आज जो है कहीं पर भी जो ऐसी फोर्सेज हैं जहाँ पर पूरा निजीकरण है, वहाँ रिजर्वेशन कहाँ है? आप न्यायपालिका देख लीजिए, वहाँ कोई आरक्षण नहीं है। आप मीडिया देख लीजिए, मीडिया और न्यायपालिका और जो हमारे बैंक्स हैं, हमारे जो आर्थिक संस्थान हैं, उनमें एक या दो जातियों की मोनोपोली है पूरी की पूरी। देश में अगर डाइवर्सिटी को बरकरार रखना है तो उसके लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। देश की जो विविधता हमारे जो है हमारे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में आनी चाहिए, हमारे स्कूल्स में आनी चाहिए, हमारे हर लेवल पे वो विविधता दिखानी चाहिए। और इस समय जो है वो एक बिल्कुल दूसरे किस्म की सिस्टम लागू हो गया है कि वो मोनोपोली की तरफ चले गया है। तो मोनोपोली जो है वो अगर सामाजिक न्याय की जो शक्तियाँ हैं वो आर्थिक सवालों पर बात नहीं करेंगी तो मुझे लगता है कि वो एक सामाजिक न्याय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ख़तरा हो चुका है, क्योंकि ये जो मैंने कहा कि साइलेंटली जो है वो रिजर्वेशन ख़त्म कर दिए गए हैं।
हम लोगों को एक छुनछुना पकड़ा दिया जाता है, मैं इतना % रिजर्वेशन दे दूंगा, मैं इतना % दे दूंगा, लेकिन सवाल ये बात है कहाँ दोगे? आपने पब्लिक सेक्टर ख़त्म किया तब बात नहीं की, MTNL ख़त्म हो गया तो बात नहीं की। जो सरकार की जो बॉडीज़ थी उसको डेलिबरेटली पहले बीमार करो और उसके बाद बदनाम करो और उसके बाद बंद कर दो या बेच दो। एयर इंडिया बिका तब कुछ नहीं बोले। अब एयर इंडिया को 4 साल 5 साल हो गया है, उसके बाद एयर इंडिया की परफॉर्मेंस जो है पहले से ख़राब है। अब क्या करेंगे? अब फिर किसी दूसरे व्यापारी को देंगे। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं और पूरा जो आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया के अंदर जो है एक पूंजीवाद का विभत्स रूप दिखाई दे रहा है। पूंजीवाद इस समय जो है वो पिट भी रहा है, वो हार भी रहा है। उसका जो मॉडल है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। जब उसका मॉडल फेल हो चुका है तो मॉडल जो हमारे पास में आएगा, जो नेहरू ने दिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, वही मॉडल होगा जब स्टेट की जिम्मेवारी होगी, राज्य की जिम्मेवारी होती है। राज्य को केवल हमने जो है प्रधानमंत्री या मंत्रियों को केवल हमने बड़े बड़े गनर देने के लिए नहीं बैठाया हुआ कि हमारा टैक्स पेयर का पैसा लेके जो है सजा करके आप उसकी हमारे पास प्रदर्शन करें। टैक्स पेयर का मनी जो है टैक्स पेयर के काम में आना चाहिए, यानी कि समाज के काम में आना चाहिए। इसलिए जो है हेल्थ, एजुकेशन, ये जो चीज़ें ऐसी हैं, और भूमि सुधार, हाउसिंग, ये इस पे सरकार का पूरा जिम्मेवारी होना चाहिए। और ये भारत के किसी भी नागरिक पे जो भूमिहीन है, जो बेरोज़गार है, उसको जाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि सामाजिक न्याय में आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। दायरे को संकुचित करेंगे तो बहुत जो है वो ताकतें जो है वो ख़त्म कर देना चाहती हैं हर लेवल पे। पहले उन्होंने जो है दलितों को पिछड़ों से भिड़ाया, पिछड़ों को आदिवासियों से भिड़ाया, फिर दलितों को दलितों से भिड़ाया। वो हर तरह की साजिशें करेंगे, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि जो पूरा सामाजिक न्याय का सवाल है वो एक घृणा का सवाल ना बने, वो एक सबको भागीदारी देने का सवाल बने। सारे समाजों के लोग जो हैं उसमें, हमारे चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए हर लेवल पे। तो तभी वो हम लोग सफल हो पाएंगे। ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार जो प्रगतिशील शक्तियाँ हैं, जो बार बार बहुजन समाज की बात कर रही हैं या बहुसंख्यक समाज की बात कर रही हैं, वो चुनावी राजनीति में पिछड़ क्यों जा रही है? चुनावी राजनीति में क्या हमको दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि वह निर्णय तो वहीं से होना है। जहाँ से निर्णय होना है तो उसको हम इग्नोर करके तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आखिर क्या कारण है? क्या ये केवल मशीनों का कारण है, या जो मैन्युफैक्चरिंग जिसे बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड विक्ट्री? मैं समझता हूँ कि मैन्युफैक्चर्ड विक्ट्री से आगे है बात। मतलब क्योंकि ये इलेक्शन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन हम इस प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकते कि आज की जो सत्ताधारी हैं वो अंतर विरोधों की राजनीति पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और अंतर विरोध की राजनीति को उन्होंने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि एक जाति को ये बताओ कि तुम्हारा दुश्मन यही तुम्हारा पड़ोसी है, तो उसमें जो है वो नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है। और नैरेटिव बिल्डअप करके जो है हर जगह जो है कहीं ना कहीं पर जो हम लोग जो केंद्रीयकृत जो 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 उसको सल्यूशन देते हैं, शायद उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ पर जाने की ज़रूरत है कि हर समाज बहुत डाइवर्स है। उत्तर प्रदेश के समीकरण हम उत्तराखंड में नहीं लगा सकते हैं, बिहार के समीकरण हम तमिलनाडु में नहीं लगा सकते, और तमिलनाडु का समीकरण केरला से बिल्कुल अलग है, कर्नाटका और तेलंगाना बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम लोग जो बुद्धिजीवी, जो विशेषज्ञ अपने को बोलते हैं, उसने एक कुछ घूंट पी ली और वो उस घूंट को सब जगह लगाना चाहता है, और वही पिटने का कारण हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाँव में जा कर के इतनी जगह मैं जब बातचीत करता हूँ तो मैंने ये चीज़ पाया है कि जब हम बहुजन या दलित, ये सब पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि गाँव में जातियाँ हैं और जातियों के पूर्वाग्रह हैं, एक दूसरे के प्रति भी हैं। उन पूर्वाग्रहों को दूरी केवल तब हो सकती है जब उनको साथ बिठाएं, जब वो साथ जो सोशलाइजेशन ऑफ जो बहुजन मूवमेंट जिसे बोलना चाहिए, या सोशलाइजेशन ऑफ सेक्युलर मूवमेंट, क्योंकि सेक्युलरिज्म या बहुजन मूवमेंट केवल राजनीति के प्लेटफॉर्म पे किसी एक दिन आकर 4 जातियों के लोगों के फ़ोटो खिंचाने से नहीं होने वाला है। ये गांव में साथ में रहने का है, एक गांव की चौपाल में बैठ कर के समस्याओं का समाधान करने से है। और वो जो वहाँ पर जो है वो दूसरी ताकतें जो है बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ चुकी हैं, वो धार्मिक मुद्दों को ज़्यादा, या जो इमोशन के सवाल हैं उनको ले रहे हैं। हम उनको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। काउंटर करने के लिए है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल चीज़ें हम लोगों के पास भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन हम लोग जो है वो इस तरह से विचार जो दिल्ली से थोपे जाते हैं, उस कारण से जो है, जैसे छठ पूजा होती है, अब छठ पूजा में कोई हमारा साथी जाएगा तो पहले ही डांट देता लोगों को कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों भगवान की पूजा कर रहे हो, क्या बाबा साहब ने कहा था, ऐसा क्या उसने। तो उससे क्या होता है कि आधा ज़्यादा आदमी आपकी बात सुन लेगा वो, क्योंकि आप दिल्ली से आए हुए हैं, तो दिल्ली से आया हुआ आदमी बड़ा होता है ना,
गांव में आके उसको लगता है कि भाई, तो लोग इतनी जल्दी आपको बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आपकी बात को वो नहीं मानेगा, जाएगा वहीं। तो फिर क्या बात है, हम बोलते हैं कि जो जितने हमारे त्यौहार हैं उसमें हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये त्यौहार हमारे सब किसानों के, मजदूरों के त्यौहार है। ये किसी ने आकर के, आर्यों के देश से आकर के जो बोलते हैं लोग कि ये ब्राह्मणों ने बना दिया, वो ब्राह्मणों ने आपका त्यौहार ले लिया होगा, बनाया नहीं है। तो छठ हो, दिवाली हो, इसके सबके बुद्धिस्ट एस्पेक्ट भी हैं, इसके बहुजन एस्पेक्ट भी हैं, और आप उसमें अगर पूंगापंथ को कम कर दें और अपने हिसाब से रहें तो उसका इस्तेमाल जैसे तिलक ने किया था महाराष्ट्र में, जो त्योहारों के दौरान ही सब लोग जा रहे हैं। तो आप लोग त्योहारों से दूर क्यों भाग रहे हैं? त्यौहार लोग सेलिब्रेट करते हैं, आप भी जाइए, अपनी बात को रख दीजिए वहाँ पर। आपको 2 लाख लोग एक जगह मिलते हैं, दिल्ली का भंडारा करेगा तो 2 लाख मिलेगा, पब्लिक रैली में 1000 लोग मिलेंगे। तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि ये सामाजिक न्याय के पूरे परिप्रेक्ष्य को एक ब्रॉडर सेंस में देखने की ज़रूरत है, और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों की व्यापक स्तर पे भागीदारी हो, क्योंकि दलित आंदोलन में 1-2 जातियाँ ही नहीं हैं, या पिछड़े वर्ग के आंदोलन में 1-2 जातियाँ, सारी जातियों को प्रतिनिधित्व दें और उनके सवाल समझें। क्योंकि कई बार जब अगर उसमें से कोई नीचे से दूसरी बात बोलता है तो हमको लगता है कि ये समाज को तोड़ रहा है, एकता को तोड़ रहा है। पूरा इंटरनल डिस्कशन में कोई एकता तोड़ने की बात नहीं होती है। इंटरनल डिस्कशन में तो हमको बात सुनना पड़ेगा सबकी, कि भाई तुम्हारे मछुआरों के सवाल क्या हैं, किसानों के क्या हैं, दलित के क्या हैं, आदिवासियों के सवाल बिल्कुल अलग हैं, दलितों से बिल्कुल भिन्न हैं, लेकिन एक ब्रॉडर एकता में आ सकते हैं अगर हम उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे तो वो भी आपके साथ में खड़े होंगे। नहीं तो क्या होगा कि जी हमारा सवाल नहीं है, ये तो जंगल में रहते हैं, क्यों रहते हैं, बाबा साहब ने ऐसा कहा था, उनने तो। बड़े जो महान नेता हैं उनके एक एक कोट को छुपा करके मत कोट कीजिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में गलत कोट लगा करके बाबा साहब के नाम से कोट लगा देंगे, गांधी जी के नाम से कोट लगा देंगे, और आपको पता चलेगा कि ये कहीं है ही नहीं वो कोटेशन से काट के लगा देंगे। हाँ होगा। तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है कि ऐसी चीज़ों से हम सार्थक बहसों में रहें, अच्छे जो ओरिजिनल राइटिंग्स हैं वो पढ़ें, और अपना संपर्क लोगों से बना के रखें, गाँव के लोगों से, और अलग अलग उस गाँव में भी देखें कि किस प्रकार का समाज है। तो ये कोशिश होगी तो शायद जो है एक सार्थक बहस हम कर पाएंगे। और जो बड़े स्तर पे बहस है तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में या राज्यों की राजधानियों में है तो राज्यों की राजधानियों से भी नीचे जाने की ज़रूरत है, और वहाँ से उन समाजों को लेने की भी ज़रूरत है। जैसे अक्सर जब हम अम्बेडकरी आंदोलन की बात करेंगे तो उसमें विविधता दिखाई देनी चाहिए, विविधता दिखाई देनी चाहिए। ऐसे ही पिछड़े वर्ग के जो भी है उस पर सब लोग आने चाहिए, ताकि वो अपनी बात रख सकें और उनके मुद्दे हों। हम लोग क्या होता है अक्सर जो है व्यक्तियों पे केंद्रित हो जाते हैं, व्यक्तियों को डिस्कस करते हैं, मुद्दे डिस्कस नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत इस बात की है कि हम जब सब एक प्रकार के लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि भाई इस देश में जो है एक समाजवाद आए, एक ये आदर्श। मैं आज भी समाजवाद को अच्छा शब्द मानता हूँ सर, मतलब ये पश्चिमी देशों में बहुत ख़राब माना जाता है, अभी भी है वो तो, अरे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लेकिन मेरे लिए अभी बहुत पवित्र शब्द है, मैं इसको नकारात्मक बिल्कुल नहीं मानता। और मैं समझता हूँ कि समाजवाद की धारा पे रहकर देश आगे बढ़ सकता है, सबको उसमें, क्योंकि पूंजीवाद जो है वो फेल हो चुका है। मैं इस बात को बहुत दम के साथ बोलना चाहता हूँ, ये पिट चुका है। जिसको हम प्राइवेट कहते हैं वो बिल्कुल सरकार के सत्ता के संरक्षण के बगैर चल ही नहीं सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जो क्रोनी कैपिटलिज्म आया वो केवल और केवल पावर के जरिए आया, और उसने नाम दे दिया कि निजीकरण है, लेकिन इस देश का माल जो है प्राइवेट हाथों में है। और अगर इस पर हमारी कोई ओपिनियन नहीं है, हमारी कोई राय नहीं है, तो हम कोई बहुजन समाज की बात नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इसमें बहुत, क्योंकि 80 के बाद 90 के बाद ये बहस में बहुत सारा आ गया, बहुत सारे लोग बोलने लगे कि पूंजीवाद, कैपिटलिज्म ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये जिसके लिए अच्छा है वो बता दे कि भाई 20 साल में 90 के बाद से अभी तक कितना साल हो गया, इसमें कैपिटलिज्म देश में आ चुका है। कितने कैपिटल मार्केट में हमारे दलित बिजनेसमैन हैं, कितने कैपिटल मार्केट में हमारे पिछड़े जाति के, बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज में जो है 99% जो है वो 1 या 2 जातियों का कब्जा है। अब क्या बात कर, उसको कोई मोनोपोली के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि देश में किसी भी सेक्टर में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मैं रिजर्वेशन के अगर आप खिलाफ भी हैं तब भी ये बोले कि सब जगह हर क्षेत्र में देश की डाइवर्सिटी दिखाई देनी चाहिए, तभी ये देश बचेगा। इस देश को फैसिज्म से बचाने का भी यही तरीका है कि इस देश की विविधता हर लेवल पे, पंचायत से लेकर के और वो सुप्रीम पार्लियामेंट तक, तो पार्लियामेंट में तो दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा कि आपको हल्की हल्की विविधता, लेकिन जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, जो आपके बिजनेस हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया है, वहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं दिखाई दे। कोई एक एंकर हमको बता दीजिए जो पिछड़ी जाति का हो, दलितों का हो, आज के टीवी चैनलों में जो डिबेट कर रहा हो,
तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं वो ये लोग हैं, और वहाँ पर हमारी भागीदारी कुछ नहीं है। तो सामाजिक न्याय के विमर्श में ये सब चीज़ आना चाहिए। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को आमंत्रित किया।